हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई सॉलिड स्टेट के अगले लेक्चर के साथ आ चुके हैं और आज हमारा एक्चुअल में लेक्चर नंबर जो है वो है भाई लेक्चर नंबर 3। मतलब सर इससे पहले हमारे पास 2 लेक्चर हो चुके हैं सॉलिड स्टेट के। बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। अगर सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक के लिए जहाँ तक हमें ज़रूरत है एक्चुअल में वो हम सॉलिड स्टेट करने वाले, राइट। हमने भाई ये जाना था कि हमारे पास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड्स के टाइप क्या होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जान लिए थे और क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड जो है उनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया था। फिर हमने लास्ट क्लास में जो एक्चुअल में हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट किया था कि भाई स्पेस लैटिस क्या होता है, या फिर उसे क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से जो हमने लास्ट क्लास में किया था। देखिए सबसे पहले हमने जाना था कि सर जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या होता है, जिसे हम स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस एक्चुअल में कहाँ से आया, कैसे आया, उसको जब हम देखते हैं तो हमें बुक्स में कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और एक कैसे बनता है ये भी हमने बता दिया था। इसी को हम क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं, राइट। इसके बाद में फिर हमने यूनिट सेल को जाना कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक सबसे छोटी से छोटी इकाई जो बार बार रिपीट होने के बाद में पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस को बनाता है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, राइट। अब यूनिट सेल के जब हम टाइप्स की बात कर रहे थे तो टाइप्स के बेस पर मतलब एटम्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है उनके बेस पर यूनिट सेल को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था। एक सिंपल यूनिट सेल, दूसरी हमारे पास थी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। अब सिंपल यूनिट सेल क्या होती है भाई, अगर हमारे पास में एटम्स यूनिट सेल पर केवल और केवल कहाँ लगे हों, केवल और केवल हम बोल सकते हैं कॉर्नर्स पर लगे होते हैं तो हमको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अगर हमारे पास कॉर्नर्स के अलावा जो हमारे पास एटम्स हैं वो हमारे पास कहीं सेंटर में लगे हो, सेंटर किसका हो सकता है सर, सेंटर हमारा बॉडी का हो सकता है या किसी फेस का हो सकता है या फिर किसी एज का हो सकता है। तो किसी भी सेंटर पर लगाओ तो उसके बेस पर हमने देखा था SCC, BCC, FCC, NCC, ACC। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई थी, तो इसको हम वापस से बात नहीं कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है सर, नंबर ऑफ एटम्स सॉरी नंबर ऑफ एटम्स मतलब किसी भी यूनिट सेल है, कोई भी यूनिट सेल है वो कितने एटम से मिलकर बनी होती है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर जैसे हम SCC को पढ़ रहे हैं, राइट। अब SCC में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि एक SCC यूनिट सेल बनाने के लिए हमें कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, या BCC बनाने के लिए मुझे कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं FCC बनाने के लिए मुझे कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये मैं जान जाऊं तो हमारे पास बहुत अच्छा सा तो आज का जो काम है हमारे पास, मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात, किसी भी यूनिट सेल, जो कोई भी यूनिट सेल है कितने एटम से मिलकर बनी होती है ये जानने वाले, राइट। कोई भी यूनिट सेल है जैसे ये कितने एटम से मिलकर बनी होती है ये जानने वाले। दूसरी बात हम जानने वाले हैं सर 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो जानने वाले हैं। तीसरी चीज ब्रेविस लैटिसेस के बारे में जानने वाले हैं कि सर हमारे पास में 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम के साथ उनका एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं सर 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस होता है, एक्चुअल में इनका मतलब समझ में नहीं आता। जब हम बुक्स को देखते हैं तो वही सारी चीज़ें दिखती हैं, एक्चुअल में ढंग से हम क्लासीफाई नहीं कर पाते कि ब्रेविस लैटिस हम किसको बोलते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, क्यों होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लेक्चर होने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सब खत्म हो जाएंगे, वो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो फिलहाल इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें ऐसे एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन के पार ले जाया जाए, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन के पार ले जाया जाए ताकि इमेजिनेशन बिल्कुल आपका परफेक्ट रहे। देखिए मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हम हटा देते हैं। हमको सबसे पहले जानना है सर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या जानना है हमको, जानना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एटम। हेडिंग डाल लेता हूँ, आज का काम सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन को जानना है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एटम। कोई भी एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा सर। कंट्रीब्यूशन मतलब कोई एटम है, जैसे मान लो कॉर्नर पे लगा हुआ है ना, कोने पे लगा हुआ है,
तो सर कॉर्नर पे उस एटम का कितना पार्ट हमारा यूनिट सेल के लिए होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में किसी भी एटम का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा तो फिर हम आराम से किसी भी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये थोड़ा सा जानने वाली चीजें हैं, तो मैं इसको जरा इस तरह से आपको क्लासिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको समझने में इजीनेस हो, आपको अच्छे से आप समझ सको। तो देखिए हमें कहाँ कहाँ पढ़ना, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए भाई, हम एटम्स को कहाँ लगाएंगे सर? हम एटम्स को कॉर्नर पे लगाएंगे, बिल्कुल। तो कॉर्नर पर कितना पार्ट होगा किसी भी एटम का जो पार्टिसिपेट करेगा, ये हमें जानना है। दूसरा सर फेस पर, किसी फेस पर लगा हो तो कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, ये हमको जानना है। तीसरा बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे अगर बॉडी के सेंटर की बात करें तो कितना हो, ये जानना है। और चौथा हमको जानना है एज, एज पर किसी भी एटम का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ये जानना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को लेकर चलोगे तो आप अपने कमरे को लेकर चलना, तो आपको बहुत अच्छे से आप इमेजिन कर पाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला खेल है। तो हालांकि इमेजिनेशन आपका कम से कम करना पड़े, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। देखिए सुनिए, अगर आप इसमें अपने कमरे को ढूंढने की कोशिश करोगे इसमें, तो आपको नॉर्मली मैंने लास्ट क्लास में बताया था सर, आपको इसमें एक बड़ा कमरा है जो छोटे छोटे कमरे में टूटा हुआ है, मतलब इसमें 8 कमरे आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे एक यूनिट सेल ये है, एक इसके पीछे, एक इधर है, एक इधर है। तो नीचे कितनी दिखाई दे रही है आपको? 4, 4 ही इसके ऊपर दिखाई रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियरली विजिबल होंगी, क्लियरली आपको नजर आ रही होंगी कि इसमें आपके पास 8 यूनिट सेल हैं, 8 यूनिट सेल हैं। अब जैसे कि मान लीजिए पहले वाली यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं, पहली वाली ये एक यूनिट सेल है ना, इसके मैं प्रत्येक कोने पे एक एक एटम लगा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको। जैसे एक ये मैंने एक यूनिट सेल ली और इसके कॉर्नर पर मैंने एक एटम लगाया, ठीक है, ओके। एक ये इसका कॉर्नर है, प्रत्येक कॉर्नर पर लगाएंगे, सॉरी ये कॉर्नर पे लगाया, ठीक है। दूसरा मैंने इस कॉर्नर पे लगाया, तीसरा मैंने इस कॉर्नर पे लगाया, चौथा मैंने इस कॉर्नर पे लगाया, पांचवा इस कॉर्नर पे लगाया, छठवां इस कॉर्नर पे लगाया, सातवां मैंने इस कॉर्नर पे लगाया और आठवां मैंने इस कॉर्नर पे लगाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एससीसी की बात करें, पिछले में जहाँ पर जैसे हमने एससीसी देखा था, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक एटम लगा हुआ है, उसी बेस पर मैंने इस तरह से लगा रखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा हो, दिख भी रहा हो, राइट। अब प्रत्येक कॉर्नर पर हमारे पास में जो एटम है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये वाला जो एटम है ये इसके कांटेक्ट में कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर पूरा एटम आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी कॉर्नर का कंप्लीट एटम एक यूनिट सेल के हिस्से में नहीं आता। आप कहेंगे सर कैसे नहीं आता, कैसे नहीं आता? तो आप देखो, ये यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी यूनिट सेल होंगे, इसके इधर भी यूनिट सेल होंगे, इसके और पीछे भी होंगे, ऊपर भी होंगे। ये तो बहुत बड़ा क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है ना। तो हम एक बीच वाले कॉर्नर को लेंगे, इस वाले कॉर्नर को लूं, सॉरी इस वाले कॉर्नर को। आप अगर इसको गौर से देखो तो एक कॉर्नर जो है, ये जो कोना है वो कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, ये कोना आपका कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा? तो आप ये कहोगे सर ये जो कॉर्नर पर यहाँ पर मैंने एटम लगा रखा है ये 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा। कैसे? देखो ये इस वाली यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, इसके पीछे वाली यूनिट सेल का भी एक कोना होगा ये, उसके बराबर वाली यूनिट सेल का भी एक कोना होगा ये, आगे वाली यूनिट सेल का भी कोना होगा, ऊपर के चारों यूनिट सेल का भी ये कोना होगा। कहने का मतलब नीचे 4 यूनिट सेल, ऊपर 4 यूनिट सेल, ओवरऑल 8 यूनिट सेल, और 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में कॉर्नर आ रहा होगा। तो मतलब अगर मैंने एक एटम इस कोने पे लगाया है तो कंप्लीट एटम इस एक यूनिट सेल का नहीं है, वो कंप्लीट एटम नहीं है, इसका कुछ भाग इसको होगा, कुछ उस वाली उस यूनिट सेल को होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ ऊपर होगा। कहने का मतलब सभी 8 यूनिट सेल में बराबर का हिस्सा होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ 8 यूनिट सेल के लिए एक एटम है, तो एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा? तो हम बहुत प्यार से बोल सकते हैं, हम बहुत प्यार से बोल सकते हैं सर
वो 1/8 भाग हो। 1/8 भाग। आप कहेंगे सर किस तरह से होगा? भाई कहने का मतलब है, अब ऐसे मान के चले एक फुटबॉल है, जो मैंने बीच में यहाँ पर लगा रखी है। अब फुटबॉल या फिर कोई खाने की चीज मान लो, तरबूज मान लो, खरबूज मान लो, लाइक दिस मैंने बीच में लगा रखा है। तो इसको अगर मैं इन 8 को बराबर बराबर हिस्से में दूंगा तो एक हिस्से में तो 1/8 आएगा ना। बस वही बोला है कि कॉर्नर का जो पार्टिसिपेट करने का पार्ट है, यानी कि इस वाली यूनिट सेल को कितना भाग मिला? 1/8। इस वाले को कितना मिलेगा? 1/8। इसके पीछे 1/8, इसके पीछे 1/8, फिर ऊपर भी चारों को 1/8, और सबको जोड़ दोगे 1/8 को 8 बार, वो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक एटम 1/8 भाग देता है एक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर पर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत सिंपल सी बात थी, हालांकि ये बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही हो, बट समस्या उत्पन्न होने वाली कोई बात इसमें नहीं थी। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हो, आपके छत पे जो ऊपर 4 कोने ना, उसमें से किसी एक कोने को ले लो। अब वो सोचो वो कोना कितने के कांटेक्ट में आ सकता है। लाइक मैं चलो इस वाले कोने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोना इस वाले कमरे कांटेक्ट में आ रहा है, इसके बराबर में एक कमरा हो सकता है, उसके बराबर में एक कमरा हो सकता है, इसके बराबर में, तो नीचे 4 कमरे हो गए। इसी के ऊपर भी मैं 4 कमरे बना सकता हूँ, तो 8 कमरे कांटेक्ट में आ गए ना। अगर मैंने एक फुटबॉल यहाँ पर रखी तो वो फुटबॉल वाला जो कोना है वो 8 कमरे के कांटेक्ट में रहेगा। तो उस फुटबॉल का एक कमरे में कितना भाग होगा? तो हम कहेंगे सर 1/8 भाग होगा। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्नर का 1/8 भाग होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं फेस का। सर एक फेस पर कितना भाग होता है? अब फेस तो आपको पता ही है, फेस तो उम्मीद करते हैं आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से दिखाते हैं, जैसे ये मेरा पास में एक फेस है, ये क्लियरली विजिबल होगा, ये एक फेस आपको नजर आ रहा है बिल्कुल। आगे वाली यूनिट सेल और इधर आगे वाली यूनिट सेल के बीच में एक फेस आ रहा है। अगर मैं इस पर कोई भी एक एटम रखता हूं, इसके बिल्कुल बीचों बीच, यहां पर मैंने एक एटम रख दिया है। अब ये जो एटम है वो कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा? अब ये जो एटम है वो कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा? तो बहुत सिंपल है सर, ये केवल 2 के कांटेक्ट में आएगा, एक इधर वाली यूनिट सेल, एक इधर वाली यूनिट सेल। तो हम ये बोल सकते हैं आधा इसके लिए होगा, आधा इसके लिए होगा। तो हम सीधा सीधा बोले कि भाई फेस पर तो 1/2 भाग होता है। मतलब कोई दीवार है, मैंने मान लीजिए ये मेरा कमरा है, मैंने इस दीवार पे एक फुटबॉल लगाई, तो आधी फुटबॉल इस कमरे में होगी, आधी फुटबॉल दूसरे वाले कमरे में होगी। तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितनी आई? 1/2। तो इसलिए हम सीधा सीधा 1/2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अगर हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं, पूरी बॉडी के सेंटर में ये यूनिट सेल है, मैंने वहां से इधर विकर्ण डाला है डायगोनल, एक उधर से इधर डाला, बीच में एक पॉइंट आएगा, पूरे एक फुटबॉल रख दिया मैंने। अब बताओ वो फुटबॉल एक कमरे के हिस्से में कितनी आएगी? तो हम कहेंगे सर पूरी फुटबॉल ही एक ही कमरे में आ गई। हमने ये पढ़ा था ना बॉडी सेंटर, तो ये पूरा का पूरा एटम इसी यूनिट सेल के अंदर है, और इसी यूनिट सेल के अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, पूरी बॉडी सेंटर जो होगा वो कितना भाग देगा? 1 भाग देगा। ठीक है, तो कॉर्नर पर 1/8, ठीक है, फेस पर 1/2, ठीक है, बॉडी के सेंटर पे 1 होता है। अब हम बात कर लेते हैं एज पर। एज मतलब किनारा। अब आपको किनारे के बेस पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज क्या कहाँ लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। ये किनारा है, मैंने इस किनारे पर एक एटम ले रखा है, इस किनारे पर एक एटम ले रखा है, ठीक है। अब ये किनारा कितनी यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा? अगर मैं इस किनारे की बात करूं तो ये किनारा जो है ये आगे वाली यूनिट सेल, ठीक है, पीछे वाली यूनिट सेल, ठीक है, 2 यूनिट सेल ऊपर, 2 यूनिट सेल नीचे, मतलब ओवरऑल 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। तो एक के कांटेक्ट में कितना आएगा? 1/4, 1/4 आ जाए। सिंपली किनारा ले लेते हैं, आप जिस भी कमरे में बैठे उसका एक किनारा ले लो, और वो किनारा कितनी कांटेक्ट में आएगा? इस कमरे के, इसके बराबर वाले कमरे का 2 कमरे ऊपर, तो कुल मिलाकर 4 कमरे कांटेक्ट में। तो एक यूनिट सेल के कांटेक्ट में इस एटम का कितना भाग आएगा? तो 1/4 आएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया है तो आप नंबर ऑफ एटम्स इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ओके तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बार बार नहीं बनाऊंगा इन चीज़ों को, इसलिए मैं थोड़ा कॉपी करके काम कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मेरी भी थोड़ी सी मेहनत बचेगी, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें हम कर ही चुके हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ भाई, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके ये हम निकाले थे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, यही काफ़ी है। ओके नंबर ऑफ एटम्स, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब हमें यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पता करना है कि किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हमारे पास में यूनिट सेल कितनी होगी भाई, सर हम कहेंगे हमारे पास में तो यूनिट सेल हैं ये, मान लो 5 हमने बना ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 5 को इस तरह से लिख देते हैं, ये हमने 5 यूनिट सेल बना के रखी है अपने पास, ठीक है। ओके अब इन 5 यूनिट सेल को हमें देखना है कि किसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। थोड़ा सा इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा की स्पेस तो नहीं होगी। तो लिखा हुआ वहीं के वहीं सेट कर दिया हमने। अभी लगता है आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ एटम्स हमें सब में निकालना है, एसएससी में, बीसीसी में, एफसीसी में, एनसीसी और एसीसी, ठीक है। तो सबके लिए नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से निकालेंगे जरा देखिए इधर। सबसे पहले एससीसी में निकालते हैं, फिर हम बीसीसी में निकाल लेंगे, फिर हम एफसीसी में निकाल लेंगे, फिर हम एनसीसी और फिर एचसीसी, ठीक है। तो बार बार बनाने से थोड़ा सा समय हमारा बचेगा, इसलिए हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है। समय हमारा ज़्यादा खराब ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा कॉपी कर लिया कि बार बार बनाना ना पड़े, ठीक है। अब आ जाइए देखिए, नंबर ऑफ एटम्स को हम जेड से बोल देते हैं, क्या बोलेंगे हम, जेड। तो अगर हम एससीसी की बात करें तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको करना यह है कि इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जेड की वैल्यू। तो आप टोटली एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, हम कहेंगे सर कॉर्नर्स पर। कॉर्नर कितने, 8 भाई, 8 कोने ना, बिल्कुल 8 कोने हैं और कोने के अलावा कहीं भी एटम नहीं, बिल्कुल 8 कोने, 8 हमने लिख लिया। एक कॉर्नर पर कितना होता है, अभी अभी हमने जाना सर एक कॉर्नर पर 1/8 होता है, तो हम यहाँ पर इनटू करके 1/8 कर देंगे, 8 से 8 कैंसिल, जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम कह देंगे सर जो एससीसी होता है वो केवल और केवल एक एटम से मिलकर बना होता है। आप खुद भी सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, लॉजिकल चीज है। एक कोने पर 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, सबको जोड़ दो, एक ही तो आ जाना है भाई। 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तो 1 आएगा ना। कुल मिलाकर हम सीधे सीधे क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि सर एससीसी हमारे पास केवल और केवल एक एटम से मिलकर बना होता है। इज दैट क्लियर, ओके। ओके नेक्स्ट करते हैं बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। पहले तो ये बताओ सर एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, हम कहेंगे सर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्नर कितने, 8, एक कॉर्नर पे कितना होता है 1/8। इसके अलावा कहीं एटम है, बिल्कुल है। कहाँ पर है सर, सेंटर पे। सेंटर कितने होता है, सेंटर सर एक ही, और एक सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है भाई, सेंटर पे हमने देखा कॉर्नर पे 1/8 होता है, बॉडी के सेंटर पे 1 होता है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 × 8, ये तो चला गया, तो यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 1 होगा, 1 + 1, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। सो वी कैन से हमारे पास जो वीसीसी है वो 2 एटम से मिलकर बना होता है, ओके। ओके एफसीसी पे चलते हैं, एफसीसी पे चलते हैं। अगर हम एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट है सर, हम कहेंगे एटम्स हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर है, 1/8 होता है। बाकी एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, आपको पता है सर फेस पे प्रेजेंट है ना, फेस पर प्रेजेंट है। फेस कितने हैं, फेस सर 6 है, और एक फेस पर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/2। फेस पर 1/2 होता है ना, बिल्कुल होता है। क्या करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो z इक्वल टू 1 + 3, सो वी कैन से z इक्वल टू 4, यानी कि हम बोल सकते हैं सर जो हमारे पास एफसीसी है
वो 4 एटम से मिलकर बना होता है। ओके, हम चलते हैं एनसीसी पर। अगर एनसीसी की बात करते हैं, इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बनाकर दे सकता है कि सर देगा कहाँ, या तो बॉडी डायगोनल पे होगा, मतलब सेंटर में होगा, या फेस पर होगा, या एज पर होगा, या कॉर्नर पे होगा। इन्हीं में से कहीं भी लगा के दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने एटम से मिलकर बना है। सर एटम्स कहाँ है, 8 कोने हैं, 1/8 पोर्शन होता है। यहाँ पर 2 फेस पर ही केवल एटम लगे हुए हैं और एक फेस पर आपको पता है 1/2 होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 1 Z = 2। 2 एटम से मिलकर बना है। आगे हम बात कर लें एचसीसी की। एचसीसी की बात करेंगे भाई, 8 कॉर्नर्स 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एज कितने हैं, सॉरी, एज हमारे पास 12 भाई, 12 एज होते हैं ना, किनारे 12 होते हैं, ये सब हम पिछली क्लास में अच्छे से जान चुके हैं। और एक एज पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 का होता है। यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर से Z = 1 + 3, सो वी कैन से Z = 4, यानी कि हम ये बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं सर, एचसीसी भी जो होता है हमारे पास 4 एटम से मिलकर बना होता है। उम्मीद करते हैं आपको नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से निकालते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, ये आपको बहुत भली भांति अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये हमने निकाल लिया। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से निकालते हैं ये भी हमने निकाल लिया। अब ये तो हो गया हमारे पास में यूनिट सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ एटम्स। अब बात ये होती है सर, जितने भी सॉलिड हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या उनमें केवल इसी टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है, क्यूबिक शेप? तो हमारा आंसर होगा नहीं, केवल क्यूबिक नहीं होती, हमारे पास में 7 टाइप्स की यूनिट सेल पाई जाती हैं। उसी को कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। उसी को हम क्या कहेंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम। जरा इधर सुन लीजिए भाई, एक टाइप की नहीं होती, कितने टाइप की होती है हमारे पास, 7 टाइप्स। तो अब हम यहां पर जानने वाले हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो और यहाँ से, मतलब कोई भी एग्जाम हो और यहाँ से क्वेश्चन आए सॉलिड स्टेट में, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो यहाँ से सीधी सीधी एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट सेल हमारे पास 7 टाइप की होती हैं। ये कौन डिसाइड करता है सर, किसके बेस पर बोलेंगे? तो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो होता है ये केवल किस चीज पर डिपेंड करता है? तो हम ये बोलेंगे सर ये 2 चीजें इस चीज को डिफाइन करते हैं। आप कहेंगे 2 चीजें किस तरह से? तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक इस तरह से यूनिट सेल को लेता हूँ, ये मैंने एक यूनिट सेल ले ली, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक ये यूनिट सेल ले रखी है, ठीक है, ये मैंने यूनिट सेल ले रखी है। अब अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने ए मान लिया, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने बी मान लिया, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने सी मान लिया। लेंथ, विड्थ, हाइट, वही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से आप ले सकते हो। भाई 3 चीजें होती है ना 3D डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो एक और चीज पाई जाती है, ये वाली एक्सिस और इसके बीच में कोई एंगल होगा, ये वाली एक्सिस इसके बीच में कोई एंगल होगा, और ये वाली एक्सिस और इसके बीच में भी कोई एंगल होगा। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। मैंने 3 एंगल मान लिए किसी भी यूनिट सेल के अंदर, 3 एंगल, अल्फा बीटा गामा, 3 एक्सिस ए बी सी। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं व्हाट इज दिस, मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये जो मेरे पास में है कौन, ए बी या फिर सी, ये क्या है? तो हम ये बोलेंगे, ये इनको एक्सियल लेंथ बोलेंगे, एक्सियल लेंथ। ये एक्सियल लेंथ है, मतलब जो हमारे पास में एक्सिस हैं उनकी लेंथ दे रखी है, ए बी सी। अल्फा बीटा गामा क्या भाई, अल्फा बीटा और गामा ये क्या है? तो हम बोलेंगे सर ये इंटरफेशियल एंगल है, इंटरफेशियल
एंगल। व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरफेशियल एंगल? हम कहेंगे सर दो फेस के बीच का एंगल है। यानी कि जैसे दीवार होती है ना अपनी, ऐसे मान के चलो कमरा है ना, कमरे में ये होगी ए, जैसे ये चौड़ाई होगी ए, लंबाई होगी बी, ऊंचाई होगी सी, ठीक है। अब किसी भी कोने में आप खड़े होंगे तो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार के बीच में एक एंगल होगा, ये वाली दीवार और फर्श के बीच में एक एंगल होगा, और ये वाली दीवार और फर्श के बीच में भी एक एंगल होगा। तो यहाँ से कितने एंगल जनरेट होंगे? 3 एंगल होंगे, 3 ही लेंथ होंगी। तो जो लेंथ है उनको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं, और जो एंगल है उनको हम इंटरफेशियल एंगल यानी फेस के बीच के एंगल कहते हैं। और सर ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें जो हैं, यही दोनों चीज मिलकर हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाती हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। सर कौन से होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम? जरा इधर बात करते हैं, जरा इधर बात करते हैं। देखिए इधर देखिए, अभी हम एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं हम क्रिस्टल सिस्टम, ओके। यहां हम बात करते हैं उसकी एक्सियल लेंथ की, उनकी एक्सियल लेंथ क्या हो, और यहां हम बात कर लेते हैं उनके इंटरफेशियल एंगल की, इंटरफेशियल एंगल, ओके, ठीक है। इन तीनों चीजों से मतलब इन दोनों चीजों के बेस पर हम बताएंगे क्रिस्टल सिस्टम को, ठीक है। तो हम कहें भाई क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास में जो है वो कितने टाइप के, तो हमने अभी अभी जाना भी कितने टाइप के बोल रहे हैं हम? 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, ओके। कौन कौन से होते हैं भाई? 7। कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको 7 के एक बार नाम बता देता हूँ। पहला होता है अपने पास क्यूबिक, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास टेट्रागोनल, तीसरा होता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। चौथा होता है हमारे पास मोनोक्लिनिक, क्या होता है मतलब ये भी जानेंगे। पांचवा होता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक, छठवां हमारे पास होता है हेक्सागोनल, और लास्ट 7वां जो होता है हमारे पास वो उसको हम बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, और रोम्बोहेड्रल का एक और नाम होता है, इसे हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से कल लेक्चर नहीं आ पाया, और बट ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी, तो इसी वजह से नहीं आ पा रहा था भाई। आप सोच रहे हैं सर क्यों नहीं आ पाया, बट यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो हमारे पास में 7 क्रिस्टल सिस्टम है, आप कहेंगे सर नाम बड़े अजीब हैं, इनको याद कैसे रखें? तो याद करने के लिए जैसे मैंने कर रखा आप वैसे ही कर सकते हो। वैसे मुझे तो नॉर्मली याद ही है, बट आपके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या लिखा है? क्यूट आयर मदर, सबकी माताएं क्यूट होती हैं भाई, हैं? सबकी माँ क्यूट ही होती है, तो क्यूट होती है तो इस बोलने में कोई दिक्कत नहीं। क्यूट आयर मदर, भाई क्यूट आयर मदर है तो सर क्यों बोल रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी है? भाई जरूरत ये पड़ी कि अगर आप इतना बोल दोगे ना तो आपको 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम बहुत आराम से प्यार से याद हो जाएंगे। कैसे? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ठीक है। आयर मतलब ऑर्थोरोम्बिक, MO मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक, H हेक्सागोनल, और हमारे पास HE है अपने पास, HE हेक्सागोनल, और R फॉर रोम्बोहेड्रल। तो ये आपको याद रखना है, इससे हम इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात होती है सर इनको दिखाने की कोशिश करो पहले कि हमारे पास में जो क्यूबिक यूनिट सेल है या फिर हमारे पास टेट्रागोनल है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो क्यूबिक तो आपको सबको पता है, क्यूबिक के बारे में इस तरह से क्यूबिक होती है। अगर मैं किसी क्यूब की बात करूं तो आप कहेंगे सर ABC तीनों लेंथ इसकी बराबर होती है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अगर क्यूबिक की बात करें उसके बीच में जो लेंथ A है वो बराबर होती है B के, और B भी बराबर होती है C के। अच्छा, इनके बीच में जो तीनों एंगल होते हैं
अल्फा, बीटा और गामा ये भी तीनों बराबर होते हैं और वो भी कितने के होते हैं? 90 डिग्री एंगल के बराबर। सर ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, जरा देखिए इधर, जरा देखिए इधर। मैं आपको थोड़ा सा इधर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले से इसको लेके आया हूँ इसको मीज। क्यों हमारा ये होता है ना, क्यों हमारा ये होता है, ये मान लीजिए लेंथ ए हो गई, ये बी हो गई, ये हमारे पास सी हो गई। अब ये तीनों लेंथ क्यू के अंदर तो सेम होती है, यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है, ठीक है। और अगर एंगल की बात करूं, एंगल आई होप आप क्लियरली विजुअल होगा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी। अगर आप इसके बीच का एंगल देखोगे अल्फा, इसके बीच का एंगल देखोगे बीटा और इसके बीच का एंगल देखोगे गामा, तो ये तीनों एंगल भी बराबर हैं और वो भी कितने हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो सर क्यूब कुछ ऐसा दिखता है और मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बचपन से क्यू को देखते चले आते हो क्यू कैसा होता है। क्योंकि तीनों की तीनों लेंथ बराबर होते हैं, तीनों के तीनों एंगल बराबर होते हैं और वो भी कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ओके। टेट्रागोनल और क्यूबिक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये अंतर देखिए, ये अंतर देखिए, एक अंतर होता है। सर क्या होता है? इसमें दो लेंथ तो बराबर होती है, एक लेंथ अलग होती है। कहने का मतलब ये मेरे पास लेंथ ए थी, ये मेरे पास बी है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल बराबर है जैसे क्यू में है। ये जो सी मेरी ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो बराबर थी वो मैंने और थोड़ी सी बढ़ा दी। जैसे खंबा होता है ना, खंबा चला जाता है सीधा सीधा ऊपर ऊपर, उसकी दो लेंथ तो बराबर होती है, बाकी एक लेंथ जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। कहाँ पहुंच गई? दो लेंथ तो बराबर होती है, बाकी एक लेंथ हमारे पास अलग हो जाती है। तो अगर हम कहें बस सर टेट्रागोनल क्या होता है, तो हम ये कहेंगे टेट्रागोनल में सर दो लेंथ अपने पास बराबर होती है लेकिन एक लेंथ हमारे पास अलग हो जाती है। लेकिन एंगल की अगर हम बात करें, सर एंगल अभी भी तीनों के तीनों बराबर ही होंगे और वो भी 90 डिग्री होंगे, वो भी 90 डिग्री। लेकिन अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं, तो सर ऑर्थोरोम्बिक में तीनों की तीनों जो लेंथ है वो अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन एंगल अभी भी तीनों सेम होंगे और वो होंगे 90 डिग्री के। यानी कि आप ऑर्थोरोम्बिक को कुछ इस तरह से देख सकते हो, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यानी तीनों लेंथ बराबर अलग अलग है, ए की लेंथ अलग, बी की अलग, सी की अलग, एंगल अभी भी 90 डिग्री के, एंगल अभी भी 90 डिग्री के। अगर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो लाइक दिस, आपको बुक ले लो मान लो, है ना, ये मैंने एक बुक ली है ना, इस बुक को अगर आप देखो, अगर आप इस बुक को देखोगे तो क्या देखोगे भाई? इसकी ये जो लेंथ है ये अलग है, चौड़ाई इसकी अलग है, और ये मतलब आप एक मिनट, ऊंचाई इसकी अलग है ना, चौड़ाई अलग, लंबाई अलग, सारी चीजें अलग है कि नहीं है? सारी चीजें अलग हैं। तो ये हमारे पास में, लेकिन एंगल अभी भी इसमें देखोगे तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के मिलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये जो बुक है हमारे पास में वो एक टाइप का किस तरह का हो गया? ऑर्थोरोम्बिक होगा। जैसे ईंट होती है, ईंट को आप ले सकते हो जिसमें सारी की सारी लेंथ अलग अलग होती है, राइट। तो ये हमारे पास में ऑर्थोरोम्बिक है, लेकिन एंगल अभी भी 90 डिग्री के होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब आप अगर एक चीज देखो यहाँ पर, तो सर यहाँ तीनों लेंथ बराबर, तीनों एंगल बराबर 90 डिग्री। फिर हमने एक लेंथ काटी, तीनों एंगल बराबर है, फिर हमने दोनों लेंथ काटी, तीनों एंगल बराबर। अब मैं आपको यहाँ पर बोलूँ ना, तो यहाँ पर भी तीनों लेंथ अलग अलग होती है। मोनोक्लिनिक की बात करो तो सर तीनों लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एंगल जो होते हैं वो दो एंगल तो बराबर होते हैं, लेकिन एक एंगल हमारा अलग होता है। इधर आ जाओ। मोनोक्लिनिक कहाँ है अपना? ये रहा। मोनोक्लिनिक ये कह रहा है, मोनोक्लिनिक हमारे पास क्या कह रहा है? हमारे पास में लेंथ अलग अलग और एंगल, अगर अल्फा और गामा हमारे पास 90 डिग्री के, बीटा हमारा 90 डिग्री का नहीं होता है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं सर जो हमारे पास मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में हम ये बोल सकते हैं दो एंगल बराबर होते हैं, अल्फा बराबर गामा होता है जो कि 90 डिग्री होता है, और बीटा हमारा वो बराबर नहीं होता है 90 डिग्री के। ये हमारे पास मोनोक्लिनिक है। अगर ट्राई क्लिनिक, ये ट्राई क्लिनिक का तो बेड़ा ही गर्क है, इसमें हमारे पास सारी की सारी लेंथ अलग अलग होती और सारे के सारे एंगल अलग अलग होते हैं, ना तो यहाँ पर कोई एंगल बराबर है और ना ही हमारे पास कोई लेंथ बराबर होती है। हेक्सागन की बात करते हैं, हेक्सागन, हेक्सागन की अगर आप बात करोगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी क्या रहती है? बराबर। तो दो लेंथ बराबर होंगी, ठीक है। तो जब इसके साथ अगर आप एंगल देखोगे तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी दो एंगल भी बराबर होंगे। एक एंगल 120 डिग्री का होता है, दो 90 डिग्री का होता है।
तो यहाँ पर दो एंगल बराबर होते हैं, दो लेंथ बराबर होती हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई दो एंगल बराबर दो लेंथ बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। हम क्या करेंगे भाई, ए और बी की लेंथ बराबर है, सी हमारे पास अलग होता है, और यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर होता है जो 90 डिग्री का होता है, लेकिन गामा जो होता है अपने पास वो 120 डिग्री का होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास रोम्बोहेड्रल है जिसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, ये बिल्कुल क्यूबिक का भाई है थोड़ा सा। इसकी तीनों की तीनों लेंथ बराबर होती है, तीनों के तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन एक ही समस्या है कि वो 90 डिग्री के नहीं होते। तीनों की तीनों लेंथ बराबर, तीनों के तीनों एंगल बराबर, अगर 90 डिग्री के तो क्यूबिक, और 90 डिग्री के नहीं है तो उसको हम ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल बोल सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, क्लियरली विजुअल होगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमें बात करनी है ब्रेविसिस लैटिस की। ठीक है, ब्रेविसिस लैटिस के बारे में बात करें, चलिए ब्रेविसिस लैटिस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है हमारे पास ब्रेविसिस लैटिस। ये छोटा सा टॉपिक है अपने पास, इसको और खत्म करते हैं। ब्रेविस लैटिस, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, अगस्त ब्रेविस उनका नाम था, अगस्त ब्रेविस उनका नाम था, और उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम बन रहे हैं उसमें ये यूनिट सेल है, एक्चुअल में वो 14 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं? 14 टाइप्स के, 14 टाइप की यूनिट सेल बनी हुई हैं। अब वो 14 कौन कौन सी होती हैं ये उन्होंने बताया था। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बार बार क्या लिखना, बार बार क्या लिखना, थोड़ा सा आलसी भी है ना हम थोड़े से लिखने में, इसलिए हम लिखते भी कम है। तो लिखते कम है तो फिर हम थोड़ी सी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी सी जुगाड़ ही ढूंढ लेते हैं भी। ओके, ताकि हमें लिखना ना पड़े, हम इसी में से कर लेते हैं, इसी में से हम थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेविस, ब्रेविस राइट, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ब्रेविस लैटिस। तो अगर हम ब्रेविस लैटिस की बात करें तो एक क्रिस्टल सिस्टम इधर, और यहाँ पर हमारे पास ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ये क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं? ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कितने होते हैं। तो टोटल ब्रेविस लैटिस जो होते हैं ना अपने पास 14 होते हैं। अगस्त ब्रेविस ने कहा जितनी भी, अगर मैं सॉलिड्स को देखूँ, मैंने सारे देखे और देखने के बाद ये पता चला है कि जो ब्रेविस लैटिस हैं टोटल, वो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में कहीं कोई एटम बीच में लगा है, कोई कॉर्नर पे लगा है, कोई मतलब फेस पे लगा है, कहीं भी देखा। तो उन्होंने जब सबको स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि जो ब्रेविस लैटिस है उन्होंने कितने ब्रेविस लैटिस फाइंड किए? 14 फाइंड किए। अब वो 14 कौन कौन से थे, जरा इधर से लीजिए, कौन कौन से थे 14, वो यहाँ पर सुन लीजिए। उन्होंने क्यूबिक के निकाले भी, किसके निकाले? क्यूबिक। क्यूबिक में उन्होंने 3 निकाले। 3 कौन कौन से? एक तो सिंपल, एक सिंपल निकाला, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दूसरे उन्होंने बॉडी सेंटर निकाला, बॉडी सेंटर बना चुका हूं ना, बिल्कुल। तीसरा उन्होंने फेस सेंटर निकाला, फेस सेंटर निकाला। ओके, जब वो टेट्रागोनल में देखने गए तो टेट्रागोनल में उनको 2 मिले, एक सिंपल मिला, एक सिंपल यूनिट सेल मिला, और दूसरा उनको बॉडी सेंटर मिला, बॉडी सेंटर मिला। ठीक है, जब वो ऑर्थोरोम्बिक में देखने गए तो ऑर्थोरोम्बिक में उनको 4 मिले, सिंपल मिला, सिंपल मिला, और उनको बेस सेंटर मिला, बेस सेंटर मिला, उनको बॉडी सेंटर भी मिला, बॉडी सेंटर मिला, और उनको एक फेस सेंटर भी मिला, फेस सेंटर भी मिला। ठीक है, तो उनको इसमें 4
मिले, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे गए तो आगे जब उन्होंने मोनोक्लिनिक को चेक किया तो मोनोक्लिनिक में उनको केवल 2 मिले, एक सिंपल मिला और एक बेस सेंटर मिला, एक उन्हें बेस सेंटर मिला, ठीक है। फिर जब वो ट्राई क्लिनिक में गए तो उनको एक ही मिला जो सिंपल था, इसके अलावा उन्हें कोई नहीं मिला। उसके बाद जो हेक्सागोनल में वहां पर भी इनको सिंपल देखने को मिला, सिंपल, और रोम्बोहेड्रल में एक ही मिला, उधर भी सिंपल, जो रोम्बोहेड्रल था वही देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये टोटल क्रिस्टल सिस्टम उन्होंने देखे, मतलब ब्रेविस लैटिसेस देखे। टोटल की अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल ब्रेविस लैटिसेस, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने आए, काउंट करके देखते हैं। टोटल ब्रेविस लैटिसेस इज इक्वल टू क्या था, देखिए क्यूबिक की अगर हम बात करें तो हमको मिले 3 प्लस, और फिर उसके बाद में टेट्रागोनल की अगर हम बात करें तो वहां से मिले अपन को कितने 2 प्लस, ऑर्थोरोम्बिक की अगर हम बात करें तो वहां से मिले हमें 4 प्लस, मोनोक्लिनिक की अगर हम बात करें तो वहां से मिले 2 प्लस, ट्राई क्लिनिक की बात करें तो वहां से मिला 1 प्लस, हेक्सागोनल की अगर हम बात करें तो वहां से भी मिला 1 प्लस, रोम्बोहेड्रल की अगर हम बात करें तो वहां से भी मिला 1, और अगर हम टोटल देखें 3 2 4 2 1 1 1 तो कितना हो जाएगा 5 11, सॉरी 5 + 4 9 9 2 11 11 3 14, यानी टोटल ब्रेविस लैटिसेस हो जाता है हमारे पास 14। आई होप 14 ब्रेविस लैटिस हमारे कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे फाइंड किए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और उनमें किसी भी यूनिट सेल के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम करने वाले हैं क्रिस्टलोग्राफिक लॉ। मिलर इंडाइसिस, फेज इंडाइसिस का नाम सुना होगा ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम सुना होगा ना, और आपके पास जो क्रिस्टलोग्राफिक लॉ है 3 होता है ना, तो तीनों को हम जानने वाले हैं अगली क्लास में। फिलहाल इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और आपसे एक उम्मीद जो हम हमेशा रखना चाहेंगे और वो यही है कि भाई लेक्चर को थोड़ा शेयर किया करो। हमें यही चाहते हैं कि अगर आप लेक्चर को शेयर करोगे तो हमें पढ़ाने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, एनर्जी हमको मिलती है। भाई सीधी सीधी बात है, आप लोग हमारा फ्यूल हो, आप लोग जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा फ्यूल उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ईंधन मिलता है ना भाई अपन को, जैसे हर चीज़ को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, अपन को चलने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोग व्यू करेंगे, आप लोग देखेंगे, आप लोग जुड़ेंगे तो फिर हमको भी अच्छा लगेगा, और हम जी जान से आपको पढ़ाएंगे, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। तो भाई जितना हो सकता है उतना शेयर किया करो लोगों को, ताकि हमको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जितनी भी टॉपिक्स हैं मैं बिल्कुल पूरे शिद्दत से आपको उस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। शेयर करना ना भूले भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।